नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र प्रदेश के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने जानकारी दी और बताया कि आज 7 जून को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र कहीं कहीं वहां पर बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। 11 जून से प्रदेश में बारिश कुछ जगह पर रहेगी। इसके साथ ही 12 जून को हल्की से मध्यम बारिश प्रदेश भर में रहेगी। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में तापमान में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ेगा। तो पर्वतीय क्षेत्रों में को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है 11 जून से। आज 7 जून को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उसके बाद अगले 2-3 दिनों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा और 11 तारीख से जो है उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है। 11 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों जबकि 12 तारीख में अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो उत्तराखंड में अभी अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं। जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहे हैं, जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहे हैं। आगे आने वाले 3-4 दिनों में उत्तराखंड में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। तो आपने सुना, दरअसल 12 जून से हल्की बारिश की संभावना है और 11 जून से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा, इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। तो ये अलर्ट जारी किया गया है। 11 जून से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। 2 से 3 डिग्री तापमान के बढ़ने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ये संभावना जताई है और पहले से ही अलर्ट पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जारी कर दिया है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। इस तरह की जानकारी, इस तरह का अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। प्रदेश में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ेगा, इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। 11 जून से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर खासकर ये अलर्ट है। पर्वतीय क्षेत्र में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने इस संबंध में ये जानकारी दी है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया है। आज 7 जून को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उसके बाद अगले 2-3 दिनों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा और 11 तारीख से जो है उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है। 11 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों जबकि 12 तारीख में अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो उत्तराखंड में अभी अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहे हैं। जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहे हैं, जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहे हैं। आगे आने वाले 3-4 दिनों में उत्तराखंड में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि।
हमारे साथ संवाददाता सुभाष गौड़ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक बातचीत के साथ। सुभाष, क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से कहा गया है? उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक चेतावनी जरूर जारी की है, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो आगामी 2 से 3 दिनों में जो मौसम है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो तापमान है वो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि ये जरूर मौसम विभाग द्वारा कहा गया है कि 11 जून से जो मौसम है वो फिर से एक बार करवट बदलेगा और न केवल मैदानी क्षेत्रों में बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो वर्षा है वो होगी। हालांकि इसके बाद जरूर तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो आगामी 2 से 3 दिनों में मौसम में वृद्धि होगी, यानी कि तापमान जो है वो बढ़ेगा। और ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो मौसम की बात कही जा रही थी कि मौसम में बदलाव आएगा, लेकिन अब क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है आगामी दिनों के लिए, तो कहा जा सकता है मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि उत्तराखंड में यदि मौसम बदलता है तो उसके परिणाम काफी अलग देखने को मिलते हैं, खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में। क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरीके से पहाड़ों में बारिश हुई, उसके बाद कई स्थानों में बादल फटे और कई स्थान ऐसे देखे गए जहां रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई थी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो आगामी जो दिन है उसको लेकर जो जिला प्रशासन है उनको पहले से ही सचेत कर दिया जाए। और यही कारण है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट है, यानी कि जो हल्का अलर्ट है, वो सभी जनपदों के लिए भेज दिया है, खासतौर से उन क्षेत्रों के लिए जो कि संवेदनशील क्षेत्र है, खासतौर से पर्वतीय क्षेत्र, चाहे वो चमोली जनपद हो, पौड़ी जनपद हो, या फिर बात की जाए उत्तर काशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, जहां अधिकतर क्षेत्रों में देखा जाता है कि जब वहां बारिश होती है तो ऐसे स्थानों पर या तो बादल फटते हैं या फिर रोड ब्लॉकेज या जो नदी का जल स्तर है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उनको सतर्क रहने की जरूरत भी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुभाष, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। सूबे के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा में आपदा प्रबंधन विभाग की अहम बैठक ली, जिसमें आपदा के लिहाज से संवेदनशील गांवों के विस्थापन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की इस अहम बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ साथ विधायक भी मौजूद रहे। विभागीय मंत्री ने कहा कि अब सरकार के द्वारा 22 ऐसे गांवों का विस्थापन किया जा चुका है जो खतरे की जद में थे और उनका विस्थापन जरूरी था। कि आज कम से कम इस बैठक के बाद हमको ये पता चला कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन मंत्रालय भी कोई चीज़ है। और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि 13 की आपदा के बाद और मेरे विधानसभा क्षेत्र के बाद, ये बड़ी निराशाजनक बात है कि सिर्फ मेरे जो रुद्रप्रयाग जिले का एक ही गांव पुनर्वासित करने के लिए रखा गया है। और जो भी अभी तक की जो सूची उपलब्ध कराई गई वो सब 15 से पहले की सूचियाँ हैं, जबकि हर साल हमारे जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिले, 4 जिले ऐसे कि हर साल नई आपदा आती है। तो वो नई आपदाओं की कोई सूची नहीं थी, नए जो पुनर्वासित लोग होने थे कोई सूची नहीं थी। देखिए, मैं आपदा प्रबंधन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक पहल करी कि विपक्ष के विधायकों को बुलाकर उनके क्षेत्र की समस्या जानने की। लेकिन मेरा सीधे सीधे ये भी कहना है, जो इससे पहले आपदा प्रबंधन जिसके पास भी रहा, उनके द्वारा पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया। आज भी मैं देख रहा हूँ 2017 के आपदा प्रभावित गाँव का लिस्ट आपदा प्रबंधन के पास नहीं पहुंचा है। मंत्री जी के द्वारा जिलाधिकारी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि 22 गांव का लिस्ट भेज दिया गया, 8 गांव की लिस्ट अभी भी बची है। तो आप लोग लगा सकते हैं कि 2017 की आपदा और 2020 तक के आपदा, ये 4 साल पीछे के, अभी तक शासन में उसके जो है फाइल नहीं पहुंचना कितनी बड़ी गंभीरता है। और आपदा प्रबंधन में उस आपदा प्रभावित के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ है इसको। उधर बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 करोड़ 33 लाख की लागत से बनने वाले लिंक मार्गों का शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम का किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया और इस दौरान पुलिस प्रशासन मौके पर मुस्तैद दिखाई दिया। आपको बता दें कि बाजपुर के विधायक और उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बाजपुर के ग्राम वैरिया दौलत में पहुंचे, जहां पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले लिंक मार्गों का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि बाजपुर में विकास कार्यों की गति को धीमा नहीं होने दिया जाएगा। मसूरी में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। मसूरी में आधार कार्ड के आधार पर फ्री वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। पहले भी 18 से 44 साल के लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन के साथ स्लॉट बुक कराने की अनिवार्यता थी, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
वो मसूरी के आसपास ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में कनेक्टिविटी और एंड्रॉयड फ़ोन लोगों के पास ना होने की वजह से वैक्सीनेशन का काम धीरे था और वो लाभ भी लोग नहीं उठा पा रहे थे। ऐसे में मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश, दूसरी ओर बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के अथक प्रयासों के बाद मसूरी में स्लॉट बुक करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब लोगों को आधार कार्ड के आधार पर ही फ्री वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। लोगों को उसमें जो है स्लॉट नहीं मिल पा रहे थे, तो माननीय मंत्री जी को जब लोगों ने इस बात की सूचना दी तो उनके द्वारा जो है डीएम साहब को से कहा गया कि आप यहाँ पर जो ऑफलाइन व्यवस्था करें। आज से यहाँ पर ऑफलाइन वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो गई है और पहला दिन था, इसलिए उनको कल जो नगर पालिका कर्मचारी जिनको जो है कहा गया था कि गोले बनाने के, उन्होंने गोले जो है उनको कहा गया था कि 100 गोले बनाना, लेकिन उन्होंने यहाँ पर 100 से अधिक गोले बना के इसमें थोड़ा सा लोगों को परेशानी हुई है। लेकिन अभी हम यहाँ पर पेंट मंगा के और खाली 100 गोले यहाँ पर बनवाएंगे जिनमें नंबरिंग भी की जाएगी ताकि आगे ऐसा कोई अव्यवस्था ना हो। लेकिन पहला दिन था इसलिए थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को इस बात को समझना चाहिए क्योंकि जब काम होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी हल्की फुल्की चीज़ें रह जाती। इससे मसूरी की जनता के लिए ओपन स्लॉट कर दिया गया है, ऑन स्पॉट ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है और वैक्सीन लग रही है। इसमें हमें 100 लोगों का स्लॉट मिला है। सुबह काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, कम से कम 100-200 के लगभग लोग थे और हमने 100 लोगों को कूपन देकर उनको लाइन में लगाकर चल रहे हैं। लगभग 40-50 अभी हो गए हैं और मात्र 50 के लगभग बचे हैं। ऑनलाइन के ना होकर डायरेक्ट आधार कार्ड से यहाँ पे फ्री वैक्सीनेशन करा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत अच्छी पहल थी यहाँ पे। और सुबह 100 लोगों को टोकन दिया गया और उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो फिर इसको संख्या को और बढ़ानी चाहिए क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इस हिसाब से आज देखा गया तो संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। मुझे लगता है कि थोड़ा संख्या को बढ़ाना चाहिए, अगर क्योंकि अभी समय जो है 12 ही बजा है और इसके हिसाब से जो है 100 निपटने ही वाले हैं, 60 तक तो पहुँच गए हैं, तो बढ़ाने। कोरोना की संभावित तीसरी वेव में बच्चों को लेकर ज्यादा खतरा जताया जा रहा है। ऐसे में बाल रोग विशेषज्ञ यानी कि पीडियाट्रिशियन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सरकार थर्ड वेव को लेकर तैयारी के दावे कर रही है, लेकिन हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग की तैयारी ना काफी दिखाई दे रही है। करीब 20 लाख की जनसंख्या वाले जिले के सरकारी अस्पतालों में मात्र 6 पीडियाट्रिशियन तैनात हैं। सीएमओ एसके झा का यह कहना है कि थर्ड वेव को देखते हुए अस्पतालों में बेड और अन्य उपकरण बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे पास अभी 6 बाल रोग विशेषज्ञ पोस्टेड हैं परमानेंटली, और बाकी जो 6 और पोस्ट हैं तो उसके लिए भी शासन स्तर पे ही हो रही है और उसको भी चाहे तो हम एनएचएम के माध्यम से भी ले सकते हैं अगर हमारे पास अवेलेबल होंगे तो। अब बाकी हम लोग थर्ड वेव का पूरे तैयारी कर रहे हैं। जैसे एचडीएस रुड़की में 25 बेड का हम भी बना रहे हैं बच्चों के लिए, हमारा मेला अस्पताल में बना रहे हैं। उत्तराखंड में वन विभाग का नाम आते ही या तो वन्य क्षेत्रों या फिर वन्य जीवों को लेकर ही ध्यान केंद्रित हो जाता है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण का मतलब इसके साथ साथ विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण को करना भी है। इसी दिशा में काम कर रहे वन विभाग की अनुसंधान विंग ने विलुप्त हो रही पौधों की प्रजातियों को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें ऐसी करीब 1576 पौधों की प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने इस तरह की पहली विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 415 पेड़ों की प्रजातियां, 130 झाड़ियों की प्रजातियां और 88 घास प्रजातियों समेत दूसरी कई किस्मों की प्रजातियों के बारे में बताया गया है। खास बात यह है कि इसमें करीब 73 प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें IUCN ने भी विलुप्त होती प्रजातियों में शामिल किया है। बड़ी बात यह भी है कि करीब 54 प्रजातियां ऐसी हैं जो पूरे विश्व में केवल उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। जीवों और उनकी संख्या पे तो सबका ध्यान रहता है, लेकिन अपेक्षाकृत जो है पौधों की प्रजातियों को जो है उतना महत्व नहीं मिल पाता। तो वन विभाग के जो शोध का हमारा जो खंड है, उन्होंने जो है ये काफ़ी इस कार्य में लगे हुए हैंगे कि किस तरीके से लुप्तप्राय पौधों की प्रजाति जो हैं उनके प्रति किस तरीके से ध्यान आकर्षित किया जाए और उनको। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार घटने के बाद भी व्यापारियों को कोई रियायत न दिए जाने से नाराज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान व्यापारियों ने वहां प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजीव सेतिया ने व्यापारियों
ने कहा कि लंबे समय से बाजार बंद होने से तमाम व्यापारी भुखमरी की कगार पर आ पहुंचे हैं। व्यापारियों ने कहा कि शराब की दुकानें खोलने का फैसला तो लिया गया, लेकिन बाजार के संबंध में मौजूदा सरकार उनकी परेशानी को नजरअंदाज कर रही है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही प्रदेश सरकार ने व्यापारी हित में कोई कदम नहीं उठाया तो बाध्य होकर उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी शराब तस्करी बेखौफ जारी है। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस का स्टिकर लगी कार से 12 पेटी शराब बरामद की। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही कार में लगे पुलिस के स्टिकर की भी जांच की जा रही है कि ये स्टिकर इस कार में कैसे लगाया गया और इन तस्करों के तार कहां-कहां से जुड़े हुए हैं। है 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, 12 पेटी हैं जो अंग्रेजी शराब है और इसको स्विफ्ट वाहन में ले जाया जा रहा था। तीनों लोगों को 7/72 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त पंजीकृत करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश। रुद्रप्रयाग में सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया। दरअसल चमोली के महिपाल सिंह के बेटे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके इलाज के लिए वो बेटे को लेकर जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग आए, जहां उन्हें हाथ का ऑपरेशन होने की बात कही गई और ऑपरेशन के सामान के लिए मेडिकल स्टोर में भेज दिया गया, जहां महिपाल से 13,500 रुपये लेकर शाम को सामान आने की बात कही गई। लेकिन महिपाल अपने बेटे को श्रीनगर ले गए, जहां पूरे मामले की पोल उनके सामने खुल गई। श्रीनगर में डॉक्टर ने उन्हें बताया कि बच्चे के हाथ का ऑपरेशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो प्लास्टर होना था। जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में मरीजों से साजिशन पैसे ऐंठने का पहला मामला नहीं है, बल्कि प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स और सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स का एक गठजोड़ इस पूरे रैकेट को अंजाम दे रहा है। लेकिन इस बार पूरा प्रकरण सोशल मीडिया पर आने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल से जब मेरे को पर्ची मिली कि दवाई लेके आ जाए वहाँ से, तो मैं श्री मेडिकोज दीपांशु भट्ट के यहाँ पर से गया, तो उन्होंने मेरे से सीधे ही 13,500 रुपये का बिल, ना दवाई दी ना कुछ दिया, बोला कि शाम को दवाई आ जाएगी। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने कहा यार ये तो गलत है। मैंने कहा सबको पूछा कि मैंने कहा ये तो हर डॉक्टर के पास गया मैं, तो उन्होंने ये बोला ऑपरेशन होगा। जब मैं आज अपने बेटे को वहाँ से मैं निकल गया तो अपने बेटे को कहीं और लेके गया मैं, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि ऐसे कोई बात भी नहीं है, लड़के के हाथ पे 3 हफ्ते तक ये प्लास्टर रखो, बेटे का हाथ सही है, हाथ चल रहा, पूरा काम कर रहा, लेकिन ये लोग गरीब आदमी को मारने की सोच रहे हैं। उधर हल्द्वानी के पास मोटा हल्दू जयपुर कीमा गांव में शादी की सालगिरह के मौके पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन और हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसी कार्यक्रम का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक नाबालिग लड़का रिवॉल्वर से कई राउंड फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा। मामला संज्ञान में आने के बाद एसएसपी नैनीताल ने उचित कार्रवाई करने की बात कही थी। अब तक पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों हथियारों को भी अपने कब्जे में लिया है।